अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर गैर यकीनी कैफियत, सफारती दबाव और बड़ी ताकतों की कशमकश के बीच खड़ा दिखाई देता है। अमरीका और ईरान से कशीदगी, पाबंदियों, धमकियों और महदूद सफारती राब्तों के गिर्द घूमते रहे। कभी ऐसा महसूस होता है कि दोनों ममालिक किसी बड़े तसादुम की जानिब बढ़ रहे हैं और कभी मुज़ाकरात की नई राहें खुलती नजर आती हैं। मौजूदा सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक तरफ सख्त बयानात, अस्करी दबाव और पाबंदियों की सियासत मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब मुज़ाकरात और मुमकिना मुआहिदे की उम्मीदें भी जिंदा नजर आती हैं। और इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान का मौसर सालसी का किरदार है। यही वजह है कि खित्ते में कशीदगी कम करने और राब्ते बरकरार रखने के अमल में पाकिस्तान का किरदार ज़ेर बहस है। पाकिस्तान मुसलसल ये मौक़िफ़ अपनाता आया है कि खित्ते के मसाइल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात से हल होने चाहिए, और हालिया सफारती सरगर्मियों को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। यही वजह है कि गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरान के मुसलसल दौरों ने तवज्जो हासिल कर रखी है। वज़ीर दाखिला का एक हफ्ते के अंदर तेहरान का दूसरा दौरा इस बात की निशानदेही के तौर पर लिया जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका के साथ राब्ते बढ़ाने और इलाकाई तनाव कम करने में मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर दाखिला की तेहरान में ईरानी क़यादत के साथ मुलाकातें, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू और फिर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकातें सिर्फ रस्मी सफारतकारी नहीं बल्कि इन्हें एक वसीतर इलाकाई पस मंज़र में देखा जा रहा है। इन मुलाकातों के बाद ये तासुर मजबूत हुआ है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के दरमियान राब्ते बरकरार रखने और पैगाम रसानी में सहूलत फराहम करने की बदस्तूर अनथक कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर वाकई ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत किसी अहम मरहले में दाखिल हो रही है तो इसके पस मंज़र में क्या अवामिल कार फरमाएँ। तो इसका जवाब यह है कि दोनों ममालिक तवील कशीदगी से थके हुए दिखाई देते हैं। अमरीका खित्ते में एक नई बड़ी जंग से बचना चाहता है, जबकि ईरान भी शदीद माशी पाबंदियों के असरात से खित्ते के लिए कोई नया रास्ता तलाश कर रहा है। यही वो नुक्ता है जहाँ सिफारतकारी को अस्करी तसादुम पर फ़ौक़ियत दी जाती। यही वजह है कि ट्रंप अपनी गुफ्तगू में हस्बे मामूल ईरान पर हमले की धमकी देते हुए साथ ये उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में। हम दुरुस्त जवाब के लिए चंद दिन का इंतज़ार करेंगे। तेहरान ने मुआहिदा ना किया तो मज़ीद हमले करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुतालिक क्या गुफ्तगू की, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अमरीकी सदर के बयान को अगर गौर से देखा जाए तो एक दिलचस्प तजाद सामने आता है। एक तरफ वो ईरान पर दबाव बढ़ाने और मज़ीद हमलों की बात करते दूसरी जानिब ये उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और जल्द मस्बत नतीजा सामने आ सकता है। अब बज़ाहिर देखा जाए यही अमरीका की रवायती पॉलिसी रही है कि दबाव और मुज़ाकरात को बैक वक्त इस्तेमाल किया जाए। वाशिंगटन अक्सर सख्त बयानात के ज़रिए अपनी शराइत मनवाने की कोशिश करता है, जबकि पस पर्दा सिफारती रास्ते भी खुले रखता है। लेकिन अहम बात यह है कि अमरीका मुआहिदे की उम्मीद पाकिस्तान के सालसी की किरदार की वजह से भी जाहिर कर रहा है। गौरतलब बात यह है कि अब अगर अमरीका मुआहिदे के इम्कानात की बात कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वाशिंगटन भी समझता है कि ईरान के साथ मुस्तकिल कशीदगी खत्ते के लिए नुकसानदेह। यही वजह है कि ऐसी कशीदा सूरत हाल में सफारती राब्ते बरकरार रखने वाले ममालिक की अहमियत बढ़ जाती है। और पाकिस्तान की हालिया सरगर्मियों को भी इसी वसी तनाजुर में देखा जा रहा है, जहाँ इस्लामाबाद खुद को खित्ते में इस्तेहकाम के हामी ममालिक के तौर पर पेश कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं मुज़ाकराती कोशिशों के दौरान अमरीका की जानिब से ईरान के लिए नई तजावीज़ सामने आने की इतलात भी ज़ेर बहस आ रही हैं। जैसा कि अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने ईरान के मुंजमद असासों में से तकरीबन $25 अरब की वापसी, महदूद यूरेनियम अफजूदगी और बाज़ माशी सहूलतों पर आमादगी जाहिर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महदूद मुद्दत के लिए ईरानी तेल की फ़रोख्त में आसानी भी ज़ेर गौर आ सकती है। अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित होती हैं तो ये अमरीका के मौक़िफ़ में किसी हद तक लचक की अलामत तस्वुर की जा सकती हैं। अब यहाँ बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई अमरीका नरम पड़ रहा है? तो अमरीका की जानिब से किसी माशी रियायत या पाबंदियों में नरमी की बात दरअसल मुकम्मल पसपाई नहीं बल्कि एक मशरूत हिकमत अमली हो सकती है। वाशिंगटन गालिबन ये चाहता होगा कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मखसूस हुदूद कबूल करे, जबकि इसके बदले ही ईरान को माशी फ़वाइद दिए जाएंगे। यानी अमरीका शराइत के साथ ईरान को रियायतें दे रहा है। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ भी काबिल गौर है। जैसा कि इतलात के मुताबिक तेहरान पहले अमली इक़दामात देखना चाहता है, यानी पाबंदियों में नरमी या माशी सहूलतों की यकीन दहानी सिर्फ ज़बानी ना हो बल्कि इस पर अमल दरामद शुरू हो और फिर अगले 30 रोज़ में मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाए। बज़ाहिर ईरान की ये सोच गुज़श्ता तजुर्बात से जुड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि माजी में जौहरी माहिदों और इनसे अमरीकी अलहदगी ने तेहरान में एतमाद का बहरान पैदा किया। यही वजह है कि ईरान अब तहरीरी यकीन दहानियों से ज़्यादा अमली इक़दामात को तरजीह देता दिखाई देता है। अगर देखा जाए तो मौजूदा सूरत हाल में दरअसल एतमाद के बहरान और सफारती ज़रूरत के दरमियान तवाज़ुन तलाश करने की कोशिश की जा रही है। अमरीका लचक दिखा रहा है लेकिन मुकम्मल एतमाद देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ईरान बातचीत पर आमादा है लेकिन पहले ठोस इक़दामात चाहता है। यही वजह है कि मुज़ाकरात का हर मरहला
हसास बन चुका है। लेकिन इसके साथ साथ अब आलमी मीडिया में सामने आने वाली रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ तज्जियों में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमरीका के मुमकिना मुआहदे का इब्तदाई या हतमी मुसव्वदा जल्द सामने आ सकता है। बाज़ अरब मीडिया के ज़राए ये भी कह रहे हैं कि एक अहम पाकिस्तानी शख्सियत की जानिब से ईरान दौरा भी मुतवक्के है और इस दौरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक जुड़ी पेशरफ्त का ऐलान हो सकता है, जो इस बात का सबूत है कि सफारती सरगर्मियाँ मामूल से ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। इसके अलावा बाज़ इत्तलात के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला अहम मरहला हज सीज़न के बाद इस्लामाबाद में ज़ेर बहस आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए सफारती सतह पर अहम पेशरफ्त होगी। इस्लामाबाद में मुमकिन राब्ते इस बात की अलामत हो सकते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में खुद को एक ऐसे मुल्क के तौर पर पेश करना चाहता है जो कशीदगी कम करने, राब्ते कायम रखने और बातचीत के लिए माहौल बनाने में किरदार अदा कर सके। इस बारे में मजीद बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है, अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अहम पाकिस्तानी शख्सियत ईरान का दौरा करने जा रही है और देखा जाए तो ये इशारा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ भी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का हालिया वक्त में दूसरा तेहरान का दौरा है। उसके बाद अगर फील्ड मार्शल खुद ईरान का दौरा करते हैं तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जाएगा? देखें, ये एक बहुत बड़ा है दौरा और पाकिस्तान की आला सफारतकारी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल हिकमत अमली, उसके बाद खलूसत दिल, खलूसत नीयत से, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने इसको प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया है। पर्सनल कॉन्टैक्ट्स उनके आप देख लें कि उनके प्रेसिडेंट ट्रंप से हैं, वाइस प्रेसिडेंट से हैं, उसके बाद अमेरिकन रनिंग लीडरशिप के हैं और आज इस हफ्ते में सेकंड दौरा जो नकवी साहब का वो वहाँ पर है। और दिस स्पीक्स के अब काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो चुकी है, काफ़ी कन्वर्स कर लिए पॉइंट्स के ऊपर और इतफाक हो चुका है। मे बी 1 और 2 पेरेंट्स रहते होंगे जो इतफाक रहता है। और जो आला शख्सियत की बात की जा रही है, आई एम 90% श्योर कि छोटी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तो जिस तरीके से वो बात करते हैं, कन्विंस करते हैं, लॉजिक से बात करते हैं, अपने नुक्ता नज़र बताते हैं, मेरे टाइम हो सकता है ईरानी मशवरा भी लेते हैं तो वो भी बात ज़रूर देते हैं। अमेरिकन की भी बात इस तरीके से करते हैं। अमेरिका ट्रस्ट करता है उनके ऊपर, ईरानियन ट्रस्ट करते हैं। दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ हिम कि उन्होंने कितनी आला डिप्लोमेसी रखी, मिलिट्री और पॉलिटिकल। इसके साथ अब इस वक्त बात ये कि मेरे ख्याल में तकरीबन ये अब से जाने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट दे हैव रीच्ड टू अ कन्वर्जिंग पॉइंट्स ऑन ऑल पॉइंट्स। ना इसको एक तो ब्रॉड फ्रेमवर्क बन जाएगा, ये तकरीबन सारा मुसव्वदा बन जाएगा। और जाहिर है कि हज के लिए बहुत दुनिया गई हुई है। आज से जून 30 अगस्त मई को ख़त्म होता है, उसके बाद फ़ौरन ही ईरान मेरे ख्याल में फिर मोस्ट लाइकली पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। बिकॉज इसका सेहरा, इसकी मेहनत सब पाकिस्तान ने की है, तो फिर उनको क्रेडिट यही मिलना चाहिए कि ये इस्लामिक अकॉर्ड पाकिस्तान में यही क्लाइम होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर कि ये एक दुनिया के लिए एक और पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैसेज होगा दुनिया के लिए कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा पीस लविंग, उसके बाद पीस मेकर और दुनिया को जो लड़ाइयों से बचाने वाला मुल्क है, तस्फिया तलब मुल्क है। पाकिस्तान अमन चाहता है, दुनिया में अमन हो और दुनिया अमन की राह पे चले, और यही पाकिस्तान का पैगाम भी है। ये मैसेज भी जा रहा है, सॉफ्ट मुझे पाकिस्तान का दुनिया में जा रहा है, पहले भी किया अब भी जाएगा। इससे आई थिंक पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों पे जा रहा है और इंडिया जो हमारा अज़ली दुश्मन है, जो उसने हमारे हक में शिकस्त फाश कही है, वो समुद्र की तह में दफन। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त दोनों फरीकैन की माबैन पैगाम रसानी पाकिस्तान के जरिए हो रही है। आपसे पहले हमने देखा कि ईरान ने 14 नकात पर मुश्तमिल एक मुसव्वदा शेयर किया पाकिस्तान के रास्ते अमेरिका के साथ, और अब अमेरिका की जानिब से भी जो है वो कुछ पॉइंटर्स शेयर किए गए हैं, जिसमें यूरेनियम अफजूदगी से मुताल्लिक भी हम कुछ लचक देख रहे हैं। उसके अलावा माशी पाबंदियाँ हटाने से मुतालिक को बात हो रही है, तेल की तरसील से मुतालिक ईरान की जो पॉलिसी है उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी से मुतालिक बात हो रही है। अमेरिका की जानिब से ये लचक ज़ाहिर है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो धमकी भी देते हैं, वो 1 घंटे की दूरी पर कहते हैं कि वो ईरान पर अटैक करने जा रहे थे लेकिन फिर रुके हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस नाउ? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पाकिस्तान का बहुत किरदार है, अदरवाइज थिंग्स वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट। पाकिस्तान ने ईरान की लीडरशिप को खास तौर पर ये बताया, तहम्मुल का मुजाहरा करने के लिए बताया। देन दे हैव अंडरस्टूड द नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प कि वो कुछ थोड़ी देर में प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद ईरान के लोगों की तारीफ भी करते हैं, पब्लिक की भी, गवर्नमेंट की भी तारीफ करते हैं। देन वो एक पोस्टरिंग करते हैं, कभी मसल फ्लैक्सिंग करते हैं, कभी प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं,
कुछ देर के बाद वो ठीक हो जाते। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बट मैं हमेशा ये बात कह रहा था कि इस वक्त दुनिया को जंग नहीं चाहिए। द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट अमेरिकन, इजराइल एंड ईरान वॉर। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अमेरिकन में देखिए पब्लिक वहाँ की सख्त परेशान है, इन्फ्लेशन, गैस और ऑयल की प्राइस में हो और इन्फ्लेशन में चल रही है। तो इसीलिए ट्रम्प की वहाँ पर पॉपुलैरिटी बहुत डाउन है। सेनेट और जो कांग्रेस है वो भी जंग नहीं चाहती है। उसके बाद आपके ना नेटो की लड़ाई चाहते हैं, ना यूरोपियन चाहती है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज आपके सामने ट्रम्प को रिक्वेस्ट की कि प्लीज होल्ड ऑन, डोंट गो फॉर वॉर, गिव मोर टाइम, गिव चांस टू पीस। जो यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने और कतर ने कहा, पाकिस्तान ने, चाइना यही कह रहा है, रशिया यही कह रहा है। आप इतनी 70 दिनों में इतनी इकॉनमी मुल्कों की तबाह हो गया है, इतने एनर्जी क्राइसिस हुए हैं, दुनिया को बहुत पीछे ले गई। अगर और 50-60 दिन लड़ाई हो जाती, खुदा ना करता, आप सोचें कि क्या हाल होगा दुनिया का इकोनॉमी में, एनर्जी में, फूड सिक्योरिटी में। जो मिडिल ईस्ट कंट्री में जाता है फूड सिक्योरिटी, तो इसके लिए दैट्स व्हाई ये अल्लाह का शुक्र है कि समझ आई और बहुत ये दुनिया रिमेंबर करेगी पाकिस्तान का किरदार और फील्ड मार्शल का किरदार। ऑनेस्टली आई फील कि अगर अल्लाह करे रिकॉर्ड हो जाए तो पाकिस्तान डिजर्व अ नोबेल पीस, जो एक दुनिया को तबाही के धाने से वापस लेके। बिल्कुल सही। ये सब दोनों फरीकैन के माबैन इस वक्त तो ज़ाहिर एतमाद का शदीद बहरान नज़र आता है और डिमांड करते हैं कि प्रैक्टिकल मेजर्स, प्रैक्टिकल स्टेप्स, प्रैक्टिकली इनिशिएटिव्स लिए जाएं। जैसे ईरान जो है वो ये चाहता है कि सबसे पहले जो बैरिकेड्स हैं वो हटाए जाएं, अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे खोला जाए और फिर कम से कम इसको 1 महीने की मोहलत दी जाए और उस दौरान फिर प्रोसेस जो मुज़ाकरात का है वो इनिशिएट हो। और दूसरी तरफ से ईरान से भी अमरीका यही कुछ डिमांड्स कर रहा है। तो बहरान तो है, एतमाद तो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों फरीकैन एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। क्या अमरीका अब की बार प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएगा? क्योंकि इससे पहले ईरान 2 बार तो कम से कम डसा हुआ है। देखिए लैक ऑफ ट्रस्ट है 47 ईयर्स का। पाकिस्तान ने जो कुछ एफर्ट कर दी, ला के बिठा दिया, उस लैक ऑफ ट्रस्ट के लिए अब ये बेस्ट टाइम है। ये हज का सीजन है, आपके पास 2 हफ्ते और पड़े हुए हैं। अगर इस दौरान में एज ए जॉइंट फील्ड मार्शल जाते हैं ईरान और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, मुसद्दे पे इत्तेफाक हो जाता है, पॉइंट पे कन्वर्ज कर लेते हैं, एज ए गुडविल जेस्चर अमेरिका को चाहिए कि ईरान पर ब्लॉकेट खत्म करे और ईरान को चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले, ताकि एक जो शिप्स मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाए, जो एक लॉजिस्टिक मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाए, फूड सिक्योरिटी की जो शिप्स है वो बहुत फर्क पड़े। दिस विल क्रिएट अ गुडविल जेस्चर एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBM। और फिर जब हज के बाद आप बैठते हैं 1 हफ्ते के बाद, तो दैट इज अ टाइम जहाँ आप सारी इंटीग्रेटेड, खास तौर पे जो ये अमेरिकन ने कहा कि ठीक है जी 3.76 जो रेडियम ये हम ईरान को अलाउ करेंगे अंडर सेफगार्ड ऑफ IAEA, बिल्कुल ठीक है, दैट्स गुड थिंग। वो 460 क्या डिस्पोजल होगा वो भी हमसे अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। उसके बाद उनके एक्सेस फ्रीज जो थे वो डिफ्रीज करें, 25 अरब में भी और ज़्यादा कर दें, इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें ना ईरान के अवाम को भी तो हुकूमत ने बताना नहीं कि हमने आपके लिए क्या बारगेन किया, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन सबसे बड़ा स्पॉइलर अभी भी जो है ना वो इजराइल ही है। इजराइल का टोटल एम, प्लीज अंडरस्टैंड, हर मौके पे हर जगह पर है कि ईरान को डिस्ट्रीब्यूट कर, तबाह कर दो, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म, मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म, रिजीम चेंज अपनी मर्जी के लेकर आएगा वो, ताकि वो उसको रिकग्नाइज कर ले हमेशा के लिए। ये ख़त्म हुआ जब ये इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के लिए कहीं फैन आउट करता है मिडिल ईस्ट की तरफ, उसको पीछे से डरना हो कि ईरान अटैक करेगा, थ्रेट करेगा, या फिर प्रॉक्सी जो है हिजबुल्लाह, हमास या हूती वो थ्रेट करेंगे, ये ख़त्म हो गया। लेकिन जब गारंटी मिल रही है तो होना चाहिए इजराइल नॉट वैलिड के दुनिया जाए भाड़ में, उसको अपना इंटरेस्ट है कि आपका खुद एक न्यूक्लियर पावर है। तो आई थिंक ये बड़े अच्छे तरीके से, आई एम श्योर पाकिस्तान ने पार्ट प्ले किया है, और जो ये काम पाकिस्तान ने कर दिया, ये आई थिंक इसको दुनिया याद है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे।
ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे से मुतालिक सामने आने वाली रिपोर्ट सिर्फ दो ममालिक के ताल्लुकात की कहानी नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता के मुस्तकबिल, ताकत के तवाज़ुन, तवानाई की सियासत और आलमी सफारतकारी के नए रुख की अक्कासी करती दिखाई देती हैं। लेकिन इसराइल को मुमकिन मुआहदा खटक रहा है और वो अमेरिका से इस मामले पर खुश नहीं है। यही वजह है कि आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से मुमकिन डील के नकात पर अमरीकी सदर ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, जिसके बाद एक बार फिर ये बहस शिद्दत इख्तियार करेगी कि खित्ते के हवाले से वाशिंगटन और तेल अवीव की तरजीहात बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर एक जैसी नहीं रही। एक जानिब अमेरिका महदूद सतह पर ही सही लेकिन मुज़ाकरात के ज़रिए बहरानों को काबू में लाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। दूसरी जानिब इसराइल ऐसे किसी भी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता नजर आता है जो ईरान के साथ कशीदगी में कमी का सबब बने। ये सारी सूरत हाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कई दहाइयों से कशीदगी, पाबंदियों, सियासी दबाव और जौहरी तनाज़ात के गिर्द घूमते रहे हैं। इराक जंग से लेकर शाम और यमन के मामलात तक दोनों ममालिक मुख्तलिफ महाज़ों पर एक दूसरे के मुखालिफ दिखाई दिए, लेकिन तारीख ये भी बताती है कि जब हालात इंतहाई तसादुम के करीब पहुँचते हैं तो बिलाखिर मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता बने। और यही वजह है कि एक मरतबा फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुमकिन समझौते की बात हो रही है तो इसे खित्ते में तब्दीली के इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिन डील में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाबंदियों के मामलात और आबनाए हुर्मुज़ जैसे हसास मौज़ूआत ज़ेर बहस आ सकते हैं। यहाँ एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात या मुमकिन मुफाहमत की राह निकलती है तो इसराइल को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हो सकते हैं। इसराइल तवील अरसे से ईरान को अपनी सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार देता है। सहूनी रियासत का मौक़िफ़ ये रहा है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम और ख़ित्ते में इसके बढ़ते हुए असर रसूख को रोके बगैर कोई भी मुआहदा जो है वो कारगर साबित नहीं हो सकता। इसके साथ साथ एक दूसरा मौक़िफ़ भी जो है वो सामने है जिसके मुताबिक इसराइल ख़ित्ते में ताकत के मौजूदा तवाज़ुन को तब्दील करना चाहता है और ये तासुर भी उभरता है कि इसराइल मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल दबाव और कशीदगी को अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए अहम समझता है। और गज़ा की सूरत हाल, लबनान में बढ़ते तनाज़ात, शाम में कार्रवाइयाँ और ईरान मुखालिफ बयानियाँ, ये तमाम अवामिल इस बहस को तक़वीयत देते हैं कि आया इसराइल खत्ते में कशीदगी कम होने की बजाय दबाव बरकरार रखने की पॉलिसी पर कायम है। क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी हद तक मफाहमत पैदा होती है तो इससे सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे बल्कि पूरे खत्ते में नई सियासी सफ़बंदियाँ भी सामने आ सकती हैं। इस वक्त साबिक सफारतकार डॉक्टर जमील खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इस पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है, अब एक तरफ ईरान और अमेरिका के माबैन बात हो रही है कि कुछ पॉइंटर्स शेयर हुए हैं बज़रिया पाकिस्तान, 14 नकात ईरान की तरफ से शेयर किए गए, फिर अमेरिका की जानिब से भी एक मुसविदा बरास्ता पाकिस्तान ईरान के साथ शेयर हुआ है। लेकिन इसराइल, अभी बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन रिपोर्ट हो रही है और उसमें कोई अच्छी बात नहीं, यानी इसराइल एज ए स्पॉइलर अपना रोल तो प्ले कर रहा है और नेतन्याहू ने इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो भी मुमकिन मुआहदा है। हाउ डू यू सी दैट सर? डेफिनेटली, क्योंकि नेतन्याहू या सहूनी रियासत का या सहूनी लॉबी का, जिसको इजरायली लॉबी कहते हैं, जिसमें बहुत सारी लिटरेचर अवेलेबल है, किताबें मौजूद हैं। सबसे मशहूर किताब है इजरायली लॉबी पर जॉन मीरशाइमर की, जिसपे उन्होंने सारा साबित कर दिया है कि उनका कितना असर रसूख है कांग्रेस में भी, वाइट हाउस में भी और उसके अलावा पेंटागन में और स्टेट डिपार्टमेंट में, सारा उनको पता है। ये बात तीसरी दफ़ा मंजर आम पर आ रही है कि कुछ इख्तलाफात और कुछ तलखी इजराइल और अमेरिका। पहली दफ़ा आई थी मंजर आम पर, कोई तकरीबन इसको 3 हफ्ते हो गए, जेडी वैंस ने बात की और जब उन्होंने तस्करा किया कि नेतन्याहू से बकौल ये एक फ़ोन के ज़रिए जो लीक हुई है बात, जिस तरह भी अखबार में ये आ रहा है उस वक्त भी, और वो ये था कि आपने तो कहा था कि ये वार प्लान जो है बस 5-6 दिन की बात है, उसके बाद हमारे अपने मतलब की रिजीम आ जाएगी, हमारा मकसद हल हो जाएगा और फिर जंग ख़त्म हो जाएगी। ये तो जंग 1 महीने से ज़्यादा, 1.5 महीने उस वक्त हो गए थे, चल पड़ी है। तो इस पे वो गिला कर रहे थे उस मामले पर और अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। अब ये बात मजीद पल के सामने आ गई है क्योंकि नेतन्याहू बदस्तूर अपने सहूनी लॉबी जो अमेरिका में मौजूद है, जो 150 सालों से उससे ज़्यादा से काम कर रही है, उसका मकसद यही है कि अपना इन्फ्लुएंस इतना बरकरार रखने कि जो भी फैसला साजी हो अमेरिका में वो इजराइल के फेवर में हो, इजराइल के अगेंस्ट ना हो वो। और इस बात का इजहार कुछ वहाँ के अपने ही कांग्रेसमैन वुमेन कर चुके हैं और वो सवाल करते रहे हैं पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप से
कि भाई ये इजरायली फॉरेन पॉलिसी है या अमेरिकन, इज दिस अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और इज इट इजरायली फॉरेन पॉलिसी, इज इट अमेरिका फर्स्ट और इज इट इजराइल फर्स्ट, ये सवाल वहां खुद उठा रहे हैं वो। तो इससे तो ये बात बिल्कुल इस पे यकीन किया जा सकता है कि ये बात दुरुस्त है कि नेतन्याहू ने डिसएग्रीमेंट शो किया है। जो 15 पॉइंट अमेरिका ने भेजे हैं और जो 14 पॉइंट ईरान ने भेजे हैं, जिस पे कुछ ना कुछ लचक दोनों तरफ से दिखलाई जा रही है। इसीलिए हमारे मिनिस्टर इंटीरियर वहां मौजूद हैं मोहसिन नकवी साहब, और इसीलिए उम्मीद है कि यहाँ से हमारे फील्ड मार्शल साहब भी शायद यहाँ से तशरीफ लेके जाएं अगर बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है या कोई मामला इस तरफ चलते हैं। तो नेतन्याहू की दूसरी सीक्रेट टॉक्स जो है वो एक और जो भी मंजर आम पे आई है, वो कहते हैं कि बड़ी सीरियस डिफरेंसेस इनमें पैदा हो गए हैं और नेतन्याहू इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, दोबारा अटैक करके रही सही जो बात है उसको पूरी किया जाए, ताकि एक आखिरी जो मज़ाहमत रह गई है उस मज़ाहमत को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका जाए। वाज़ेह रहे कि ये तो एक बहुत उनका दरीना ख्वाब था इजराइल का कि किसी तरीके से 5 जो रिपोर्टेड है, जो खुद कांग्रेसमैन और वुमेन कह चुके हैं और वहां के अकाबरीन अमेरिका के कह चुके हैं कि पिछले 5 सदूर को भी यही कोशिश की गई थी कि वो ईरान पर चढ़ाई कर दें, हमला कर दें। वो ना माने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मान गया, जिसके लिए हिलरी क्लिंटन ने कहा था इलेक्शन कैंपेन के वक्त कि नाउ यू आर सिलेक्टिंग अ प्रेसिडेंट हु हैज अ वेरी थिन स्किन एंड एनीवन कैन गेट अंडर हिज स्किन एंड गेट अ डिसीजन मेड। ये उनका इशारा यही था जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त नेतन्याहू के इख्तिलाफ पर और इंसिस्टेंस पर कि किसी तरह हमला किया जाए। तो क्या ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है डॉक्टर साहब कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल सेम पेज पे नहीं है? इस हद तक, जिस हद तक अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ पेज टर्न होना तकरीबन जिस तरीके से ताने बाने बुने गए हैं अमेरिका में सोहनी लॉबी के, और जिस तरीके से वहाँ बड़े दाई हार्ड किस्म के भी सपोर्टर्स मौजूद हैं। एक आपने देखा हो कि जब भी नेतन्याहू जाते हैं वहाँ दोनों हाउस के और दोनों साइड के डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन्स भी खड़े हो के अपलॉडिंग करते हैं, दोनों में से कोई नहीं बैठता है वहाँ। तो लिहाजा उनकी लॉबी जो है वो स्ट्रॉन्ग तो है। अब रहा सवाल कि ये इख्तिलाफात क्या ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेरा अपना मानना ये है कि कुछ जो उम्मीद की किरण नज़र आ रही है वो ये है कि इजराइल को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो जो हाइफा में नुकसान हुआ है, जो डिमोना में नुकसान हुआ है, जो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के इर्द गिर्द, और जो तल अवीव में नुकसान हुआ है, उनके बहुत सारे अस्करी बेसिस पर जो मिलिट्री बेसिस हैं, उसको कुछ रिकवर वो कर गए हैं और कुछ करना चाहते हैं। अमेरिका ने तो अपनी रिप्लेनिशमेंट पूरी कर ली है इस पूरे इलाके में, मिडल ईस्ट में जो उनके बेसिस पे जो नुकसानात हुए थे उसको पूरा कर लिया है। उन्होंने अपनी वहाँ कुमक पहुँचा दी है, अपनी साजो सामान दोबारा पहुँचा दिया है। इजराइल को टाइम चाहिए। अमेरिका को लिए प्रॉब्लम है कि प्रेशर अपने मुल्क से भी बन रहा है उनका बहुत ज़्यादा, और साथ साथ दुनिया का भी प्रेशर, क्योंकि जंग की असल वजह तो इनरिचमेंट था, यानी न्यूक्लियर अफजूदगी थी, और उसकी कॉज तो यही था, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो अब कॉज से भी ज़्यादा आगे चला गया है। वो अब नाए हरमस का फाल होना ज़रूरी आ गया है। तो लिहाजा अब मेरा ख्याल है कि आपके नाजरीन चाहेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत तजिया ये मिल जाए कि ये अब ऊँट किस तरफ बैठने वाला है। ये काम तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि कुछ लचक दिखाते हुए अगर ये अगले 2 या 3 दिन में जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा है, उसमें अगर ये लेटर ऑफ इंटेंट जिसको लोग कह रहे हैं या MOU जिसको कहा जाता है, ये सिर्फ इस हद तक साइन हो जाए कि हम इसको आबनाए हरमस को खोलते हैं, सीज फायर बतदरीज जारी रखते हैं, और 30 दिन में हम बाकी जो 14 पॉइंट्स और 15 पॉइंट्स पर डिस्कस करके हम इसको किसी नतीजे पर पहुंचाते हैं। तो ये भी अगर हो जाए तो दुनिया का फिर इसमें बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी मजीद फॉल करके वो कोशिश करेंगे कि अब नया हरमस बंद ना हो। यही एक सबसे बड़ी उम्मीद है जो कि महसूस हो रही है। और दूसरी उम्मीद ये है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, और मिड टर्म इलेक्शन ये नविश्ता दीवार है। अगर यही हालात रहे तो मिड टर्म इलेक्शन रिपब्लिकन यानी डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे, और अगर वो हार गए तो फिर 25th अमेंडमेंट इन्वोक हो जाएगी,
इम्पीचमेंट का सिलसिला, जिस तरह के उनके अपने कांग्रेस में बिल्कुल सही जाहिर है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप पे है। लेकिन अब ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप जिस सेफ पैसेज या सेफ एग्जिट की ख्वाहिश रखते हैं आपको, और फिर वो ये कहते रहे हैं कि अब की बार वो JCPOA से बड़ी डील लेके आएंगे। जाहिर है JCPOA को खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके ख़त्म किया था, तो अब क्या दोनों तरफ के पॉइंटर्स आपको बता रहे हैं कि वो नैरेटिव हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप और JCPOA से कोई बेहतर डील हो जाएगी सर? जी, बेहतर अल्फाज के और कलमात के लिहाज से तो बड़ी बेहतर डील हो सकती है और होने जा रही है, ताकि वो अपनी ट्रॉफी डिक्लेयर करें डोनाल्ड ट्रंप, और ईरान जो है उस पर ज़्यादा शोर न मचाए कि नहीं ये जो ट्रॉफी है ये गलत डिक्लेयर कर रहे हैं, हमने तो ऐसा नहीं होने दिया। अगर ईरान थोड़ा सा मध्यम पड़ जाएगा, उनको ट्रॉफी डिक्लेयर करने में उनको करने दिया जाए, वो उनके अपने मुल्क के लिए उनको चाहिए ट्रॉफी, अपने मिड टर्म के लिए इलेक्शन के लिए चाहिए ट्रॉफी, और वो तो अनाउंस कर चुके हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप के जंग जीत चुके हैं। 80-85% उनके बेसेस ईरान के तबाह हो गए हैं, उनकी मिलिट्री आर्मामेंट्स तबाह हो गई है, एयरफोर्स बिल्कुल तबाह हो गई है, और नेवी तो समंदर बर्द हो गई है सारी 120 जहाज तो कह चुके हैं। तो अगर उनको ये कहने दिया जाए और चैलेंज न किए करने दिया जाए, और साथ में ये एक डील भी हो जाए, तो इस तरफ गाड़ी चलती नजर आ रही है जिसमें विन विन गेम हो जाए। सिर्फ ईरान क्योंकि एक अपनी बड़ी खुददार कौम है, जब वो देखेगी कि गलत बयानी कर रहा है, ऐसा तो मामला ऑन ग्राउंड नहीं है, तो ईरान हो सकता है शोर मचाना शुरू कर दे कि ये गलत बयानी है, झूठ है, तो उस पर फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर फर्क पड़ेगा और वो ये नहीं चाहेंगे, और वो फिर उसमें मामला गलत हो सकता है। इसीलिए मीडिएटर्स की अपनी एक इसमें हिकमत अमली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील खान साहब साबिक सवाल मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आता है। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग का मामला सिर्फ गैर कानूनी तिजारत तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान के तवानाई सेक्टर, मकामी सनत, हुकूमती रेवेन्यू और ईंधन की फरहमी के पूरे निज़ाम के लिए खतरे की घंटी बनता चला जा रहा है। इसी तशवीश के बायस मुल्क की 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज ने मुश्तरका तौर पर हुकूमत और ओगरा को खबरदार करते हुए मुश्तरका खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। असल सवाल यह है कि आखिर ऑयल रिफाइनरीज इतनी परेशान क्यों है? तो इसकी वजह यह है कि सरहदी इलाकों से गैर कानूनी तौर पर सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में दाखिल होता है। जब स्मगलशुदा ईंधन मार्केट में पहुंचता है तो इसकी कीमत निस्बतन कम होती है, क्योंकि इस पर टैक्स, ड्यूटीज़ और रेगुलेटरी अखराजात नहीं होते। नतीजतन मकामी रिफाइनरीज की तैयार करदा मसनूआत की मांग कम होना शुरू हो जाती है। जाहिर है जब तलब कम होगी तो रिफाइनरीज अपनी पैदावार भी कम करेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि तेल स्मगल कैसे होता है? आमतौर पर गैर कानूनी तिजारत सरहदी रास्तों, छोटे टैंकर्स, गैर रजिस्टर्ड सप्लाई चेन या बाज़ औकात कानूनी सामान की आड़ में की जाती है। बाज़ रिपोर्ट्स में पड़ोसी ममालिक से सस्ता ईंधन लाकर मकामी मार्केट में फरोख्त करने की निशानदेही की जाती रही है। इस अमल से हुकूमत को टैक्स का नुकसान होता है, जबकि कानूनी कारोबार मुतासर होते हैं। अब इस हवाले से ऑयल रिफाइनरीज के तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ कारोबारी नुकसान तक महदूद नहीं, बल्कि उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मकामी पैदावारी सलाहियत कम होगी, सरमायाकारी मुतासर होगी और तवानाई का पूरा निज़ाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। ख़त में वाज़े किया गया है कि स्मगलशुदा पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क की तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बन रही है, और इस हवाले से फौरी मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट नागुज़ीर है। क्योंकि अगर ऑयल रिफाइनरीज ने अपनी पैदावार कम कर दी या ऑपरेशंस बंद होने पे आ गए तो सबसे पहला ये मामला होगा कि असर पेट्रोल और डीजल की दस्तियाबी पर पड़ेगा, और ईंधन की किल्लत पैदा होने से कीमतों में इजाफा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का शोबा मुतासर हो सकता है। शेख और नोश की तरसील महंगी हो सकती है, बिजली पैदा करने वाले कुछ शोबे दबाव में आ सकते हैं, और फिर महंगाई मज़ीद बढ़ सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अदाकारा मोमिना इकबाल को मुबैना तौर पर हिरासा किए जाने के केस ने अब नया रुख इख्तियार कर लिया है। ताहम इस सारे तनाज़े को समझने के लिए जानना ज़रूरी है कि मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ और अदाकारा ने हिरासानी का मामला क्यों उठाया। जैसा कि अदाकारा के वकील के मुताबिक इस कहानी का आगाज़ 2022 में उस वक्त शुरू हुआ जब मोमिना इकबाल और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले एक MPA के दरमियान राब्ते कायम हुए। फिर इसके बाद यह दावा सामने आया कि वक्त गुजरने के साथ मज़कूरा MPA साकिब चद्दड़ ने अदाकारा से शादी की ख्वाहिश जाहिर की और बाकायदा रिश्ता भी भिजवाया। ताहम वकील के मुताबिक जब मोमिना इकबाल को मालूम हुआ कि MPA पहले से 2 शादियाँ कर चुके हैं तो उन्होंने मज़ीद ताल्लुक़ रखने से इनकार कर दिया और ये राब्ता ख़त्म हो गया। इसके बाद कुछ अरसे में मोमिना इकबाल की शादी किसी और जगह तय पा गई, लेकिन यही मरहला मुबैना तौर पर तनाज़े की बुनियाद बन गया।
अदाकारा के मौक़िफ़ के मुताबिक ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद उन्हें मुसलसल दबाव, हिरासानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके होने वाले शौहर के खिलाफ भी मुबैना तौर पर बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वो सूरत हाल थी जिसके बाद अदाकारा ने खामोश रहने की बजाय हिरासानी का मामला उठाने और कानूनी रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। उनका मौक़िफ़ है कि ज़ाती इख्तलाफ को दबाव और हिरासानी में तब्दील किया गया, जिस पर उन्होंने मुतल्लिका इदारों से रुजू किया। इसी तनाजुर में अदाकारा मोमिना इकबाल ने मुबैना हिरासानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी और मामला तहकीकाती इदारों तक जा पहुंचा। अब ताज़ा पेशरफ्त में अदाकारा अपने वकील के हमरा NCCI में पेश हुई, जहाँ उन्होंने तफ्तीशी अफसरान के सामने मुबैना हिरासानी से मुताल्लिक सबूत, मालूमात और अपना मौक़िफ़ पेश किया। दूसरी जानिब इल्ज़ाम का सामना करने वाले नून लीगी MPA भी NCCI में पेश हुए ताकि वो अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करा सकें। इससे ज़ाहिर होता है कि इदारे अब दोनों फरीकैन के दावों और शवाहिद की बुनियाद पर मामले का जायज़ा ले रहे हैं। जबकि आज अदाकारा के वकील का NCCI के दफ्तर के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहना था कि मोमिना इकबाल को हिरासा किया जाता रहा, रिश्ता न देने पर धमकियां दी गई। 2022 में मोमिना इकबाल ने शादी से इनकार किया था। अदाकारा के वकील ने मज़ीद गुफ्तगू की इस हवाले से। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।